Hello, and welcome back, everybody. I hope you guys are doing all right, and all right. So today I am back with one another video, and आज हम करेंगे यूनिट 2 which is chapter 2 of physical activity trainer और हमारा chapter है self management skills. तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है नहीं. इट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ जस्ट अबाउट मोटिवेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, टाइप्स, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड की लाइफ में कैसे पॉजिटिव रहे, वाई वी नीड टू लिव पॉजिटिवली, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लिविंग मोटिवेटेड एंड पूरा पॉजिटिव आउटलुक लेके. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ अबाउट मोटिवेशन या फिर पॉजिटिव आउटलुक, तो ये सारी चीज़ें ईजी है, बट लास्ट में यू विल गेट पर्सनैलिटी टाइप्स. तो वहाँ पे हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स होंगे और वहाँ पे हमारे पास होंगे सब कैटेगरीज. तो ये जो फर्स्ट ये 3-4 पार्ट्स है वो इजी है आपके लिए, बट पर्सनैलिटी ट्रेट्स और टाइप्स से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे 3 मेन कैटेगरीज है, उनके अंदर फिर 4. सो ऑलमोस्ट लाइक यू विल हैव 12 to 15 पर्सनैलिटी टाइप्स. तो उनके क्या क्या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे डिफ़र करते हैं, तो वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. बट इफ़ यू विल रिवाइज इट अगेन एंड स्टडी विथ मी, देन यू विल रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So yeah, that was all about a small glimpse of the chapter, and now let's start with the actual one. Okay, so पहले हम start करेंगे introduction से, and I have highlighted all the important parts, और जो भी pointers है वो सारे मैं आपको बता दूंगी, और जो highlighted नहीं है it means कि वो important नहीं है क्योंकि वहाँ पे examples होंगे या फिर कुछ ऐसा redundant stuff होगा. बाकी जो important है I will definitely let you guys know about it. ठीक है, तो पहले है introduction about self management, कि self management आखिर है क्या. So self-management, which is also referred to as self-control, is the ability to control one's emotions, thoughts, behavior effectively in different situations. यानी कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम सब अच्छे से रहते हैं. लाइक इफ़ समवन इज़ बिहेविंग विथ अस इन अ गुड वे, तो हम भी अच्छा बिहेव करते हैं, बट दैट इज़ ऑलवेज नॉट द केस. कभी कभी वी हैव फाइट्स, समटाइम्स वी आर वेरी सैड, या फिर कुछ बुरा हो जाता है हमारे साथ. तो उस टाइम पे हम खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ वी कंट्रोल आवर थॉट्स, बिहेवियर एंड आवर इमोशंस, तो वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट या फिर सेल्फ कंट्रोल. यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, सो दिस वाज वेरी इजी, एंड हम आगे बढ़ते हैं. सो या हियर इट इज़ कि वाई सेल्फ कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ कंट्रोल बोथ आर सेम थिंग. तो उससे हमें क्या मिलता है, प्लस वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट हेल्प्स अ पर्सन टू डू बेटर इन स्टडीज़ और वर्क. यानी कि कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम पे, कभी कभी नहीं, हमेशा ही होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, यू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट. स्ट्रेस होता है, वरी यू विल गेट, और यू विल हैव एनजाइटी एंड स्टफ. तो उस टाइम पे जो है, अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, अगर हमारा सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो उससे हम इन सभी जो सिचुएशंस है, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, उनसे हम इफ़ेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं और हम उससे अच्छे से बाहर निकल के आ सकते हैं, right. Second thing is do well at work, in life in general, or have various skills, or वर्क हैबिट्स हो गए, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, और मैनेज वन सेल्फ. तो बेसिकली इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ, चाहे वो आपका काम का हो, आपके पर्सनल रिलेशंस हो किसी के साथ, या फिर आप अपने खुद के लाइफ के साथ कैसे रहना चाहते हो. दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ कंट्रोल वाला स्किल. ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो जान लिया है. और नेक्स्ट आता है टू मैनेज वन सेल्फ, अ पर्सन नीड्स टू डेवलप द फॉलोइंग. यानी कि अगर आपको खुद को मैनेज करना है तो कुछ 3 ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जो आपको या फिर मुझे फॉलो करनी होगी, ताकि हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो बढ़े और अच्छा हो. तो वो 3 चीज़ें हैं: पॉजिटिव थिंकिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन, and self-awareness. So in the further part of the chapter and the video, we will cover all these 3 ones in the detail. And यहाँ पे in short अगर आपको समझना हो तो positive thinking, which is
थिंकिंग पॉजिटिवली, यानी कि आपके साथ भले ही बुरा हो जाए बट जो हुआ था अच्छा हुआ था, उसे सोचकर हमें कुछ भी ऐसे वरी या फिर ऐसे टेंशन नहीं लेना चाहिए और हर चीज़ में पॉजिटिवली हमारा अप्रोच रखना चाहिए। सेकेंड इज रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, इफ़ वी आर डूइंग अ टास्क और वर्किंग फॉर समथिंग, तो हमें उस टाइम पे हमारा जो मोटिव है, हमारा जो रीज़न है उस काम करने का, वी मस्ट नो दैट। अगर हमें वो रिजल्ट पता होगा या फिर उसका जो इंसेंटिव है वो पता होगा, तो हमारा जो वर्क करने का जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ेगा और उसे अटेन करने का या फिर आप कह सकते हो कि हासिल करने का जो चांस है वो और भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ वाई रिजल्ट ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनेज वन सेल्फ। द लास्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपने पॉजिटिव सोचा, आपने रिजल्ट को समझा कि ओके लाइक इफ़ आई एम टीचिंग यू गाइज राइट हियर, तो मेरा उसका मोटिव क्या है, मैं क्यों कर रही हूँ, उसको मैं जब परखूंगी, जब मैं उसमें सोचूंगी कि ओके वाई एम आई डूइंग दिस, एम आई डूइंग इट राइट, एम आई डूइंग इट रॉन्ग, क्या मैं सही रास्ते से अपने गोल की तरफ जा रही हूँ या फिर मैं कुछ बैड मीन्स की तरफ से मैं होते हुए जा रही हूँ, तो उस टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टू नो कि वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर डू यू वॉन्ट टू रीच। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट इन तीनों का, बट हम आगे चलेंगे तो हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो इस फर्स्ट पेज में बस इतना ही था कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, हमने देख लिया कि डिफरेंट सिचुएशंस में खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट, या फिर आप उसे कह सकते हो सेल्फ कंट्रोल। क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिक स्किल्स मिलती हैं, यू गेट बेटर इन लाइफ विद पीपल एंड यू वर्क एंड स्टडीज़। और इसके कुछ मेजर 3 पार्ट्स है, दे आर पॉजिटिव थिंकिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। ऑलराइट, तो ये हमारा हो चुका है। एंड नाउ वी विल मूव टू द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजिंग वन सेल्फ, विच इज़ मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है एंड आई डोंट थिंक कि एग्जाम में आएगा, बट इट माइट कम विद द किसने कहा था ये कोड। तो ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। तो ये किसने कहा था, हेलन केलर ने। तो फिर ये अगर एग्जाम में आए तो यू मस्ट रिमेंबर कि हु कोटेड दिस कोड। ठीक है, नाउ motivation, you must have seen a lot of reels, shorts about motivation, that background music and stuff. तो motivation आखिर है क्या, in simple sense जो आपको मोटिवेट करे कि ओके लाइक इफ़ यू आर वेरी मच प्रोक्रेस्टिनेटिंग समथिंग, और आपको जो अपना काम है, आपको जो अपना वर्क है या जो गोल है उसे अगर अचीव करना हो, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा पुश फैक्टर चाहिए या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, यानी कि आप क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन। दस डायरेक्टिंग बिहेवियर टूवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल इज द एसेंस ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अगर आपका कुछ काम है, अगर आपका उसमें कुछ मोटिव है, यानी कि उसका रीज़न है क्यों, वाई एम आई डूइंग दिस, अगर आपका वाई क्लियर है तो इट मीन्स कि आपका मोटिव क्लियर है कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो, उसको करने से आपको क्या क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। तो उस टाइम पे जब आपको आपका रिजल्ट पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि इसको करने से मुझे ये मिलेगा, तो उस टाइम पे आपका मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है एंड इट ड्राइव्स यू इवन मोर टू अचीव इट। तो उस टाइम पे जो है आप उस कंडीशन को कहोगे मोटिवेशन, यानी कि वो जब आपकी बढ़ जाती है तो उस टाइम को हम कहेंगे कि आप मोटिवेटेड हो या फिर यू हैव मोटिवेशन, कि आप जानते हो कि मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा एंड आई वांट दिस एंड आई डेफिनेटली वांट टू क्रैक दिस थिंग। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि मोटिवेशन भी 2 टाइप के हैं, यानी कि देयर आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द अदर इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब नाम से पता चलता है, इन एंड एक्स। ठीक है, इन मतलब अंदर से, अपने अंदर से, एक्स मतलब यानी कि बाहर, एक्सटर्नल। तो जब किसी चीज़ को करने के लिए आपको, सपोज रवि है, ठीक है, रवि है, अब उसे करना है कुछ काम, सपोज वो टीचर है, ठीक है, वो टीचर है, तो जब रवि का जो मोटिवेशन है टीचिंग का, जब वो अंदर से आए कि उसे अच्छा लगता है पढ़ाना, उसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, उसे उनको सिखाना अच्छा लगता है, तो उसका जो इनर मोटिव है, इनर जो फीलिंग है, दैट इज हिज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो अंदर से उसके आ रहा है। बट अगर वही सेम रवि पैसों के लिए टीचिंग का प्रोफेशन करे, यानी कि वो पैसों के लिए बच्चों को पढ़ाता है, अपने खुद के लिवलीहुड के लिए पढ़ाता है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी कि वो इंटेंसिव, यानी कि वो पैसे के लिए पढ़ा रहा है। तो वहाँ पे जो मनी है हमारा, मनी प्लेज एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
ठीक है। तो जब कोई चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी पर काम करने के लिए अंदर से कोई आपकी एनर्जी आए तो उसे हम कहेंगे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। और जब बाहर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे विच विल ड्राइव यू टू डू अ सर्टेन टास्क और वर्क, दैट वी विल कॉल एज एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अब चलते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको, यू कैन जस्ट रीड वंस, बट जो मेन डेफिनेशन था आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इज नथिंग द वेरी सेम थिंग एज पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि थिंकिंग में यू थिंक, बट पॉजिटिव एटीट्यूड में आपके एक्शंस, ठीक है, आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर और आपकी जो वे है रहने की या वे फॉरवर्ड है, दोज ऑल आर पॉजिटिव, दोज ऑल आर इन अ पॉजिटिव मैनर। यानी कि आप सोचते अच्छा हो, सोचते पॉजिटिव हो, करते पॉजिटिव हो, दूसरों की हेल्प करते हो, आपका बिहेवियर पॉजिटिव है सबके लिए, यू डू नॉट फाइट, यू डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, यू डू नॉट हैव एनी एंजाइटी और वरी, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि कॉल इट एज पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, दिस वॉज वेरी सिंपल। नाउ हियर वी हैव वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हम उस एटीट्यूड को, हम उस पॉजिटिव अप्रोच को कैसे मेंटेन करें, यानी कि हाउ डू वी बिल्ड, यानी कि हाउ डू वी बिल्ड और हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पे आपके पास कुछ वेज हैं एंड आई हैव हाईलाइटेड इट राइट हियर। सो द वेरी फर्स्ट वन इज स्टार्ट द डे विद द मॉर्निंग रूटीन। यानी इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई मॉर्निंग रूटीन है विच कंसिस्ट ऑफ प्रेइंग और ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग आई कैन से। तो ग्रैटिट्यूड, प्रेइंग और जस्ट बीइंग थैंकफुल टू समथिंग विच यू हैव और एवरीथिंग विच यू हैव डन और पीपल यू हैव, तो उसमें आपका आता है मॉर्निंग रूटीन, वेर यू हैव एफर्मेशंस, यू स्माइल एंड यू थिंक अबाउट द टास्क वी अकम्प्लिश ड्यूरिंग द डे, यानी कि आप सोचते हो कि आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा एंड आई विल अकम्प्लिश एवरी टास्क ऑफ माइंड। ठीक है, सेकेंड इज फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी, यानी कि आप पॉजिटिव सोचते हो, देखते हो, सुनते हो और आप अपने माइंड को बस पॉजिटिव चीज़ें ही फीड करते हो। सेकेंड इज बी प्रोएक्टिव। इट मीन्स कि भले ही आपके सराउंडिंग में कुछ बुरा हो रहा है, कोई फाइट कर रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बट उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड यू मस्ट स्टे पॉजिटिव एंड यू मस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, और वो भी पॉजिटिव वे में। एंड द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, सॉल्यूशंस पे काम करो, या फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है, तो उनको उनको लेके बैठ मत जाना, उनके ऊपर वर्क करना या उनके सॉल्यूशंस ढूंढने का काम करो। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम फेलियर्स। नाउ सक्सेस तो सबको चाहिए, बट फेलियर्स आर द बेस्ट थिंग विच कैन टीच यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो फेलियर अगर फेल भी हो जाते हो तो उससे रूट मत जाना या फिर वरी मत करना कि आई जस्ट फेल्ड, आई एम जस्ट यूजलेस समथिंग। नो, यू हैव लर्न समथिंग, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मैंने ऐसा किया था इसलिए मैं आज फेल हुआ हूँ। तो उस टाइम पे नेक्स्ट टाइम जब आप उस सेम चीज़ को करोगे, यू विल नो द थिंग कि ओके, लाइक आई नीड टू हैव अ बेटर वे फॉरवर्ड एंड आई नीड टू हैव अ बेटर अप्रोच। तो उस टाइम पे आप अपने फेलियर से सीखो, ना कि उनको अपना बैकलॉग समझो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज लर्न टू फोकस ऑन दी प्रेजेंट, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हमारे साथ पास्ट में सपोज आपका फ्रेंड था, कोई आपका और आपके फ्रेंड का झगड़ा हो गया, वो हुआ था 5 साल पहले, लेकिन आप उसी चीज़ को 5 साल बाद जब सोच रहे हो कि उसने मुझे ऐसा कहा था, आई हैड अ फाइट विथ हिम और हर, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है पास्ट वाली है, जो फ्यूचर में होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ सोच के अपना जो प्रेजेंट है उसको वेस्ट मत करो और ना ही उसे रियून करो। ठीक है, तो हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करो और जो हो रहा है उस पर ही फोकस रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, यानी कि भी आप करना चाहते हो लाइफ में, उसकी तरफ हमेशा अपने कदम बढ़ाते रहो और स्मॉल स्टेप्स लेके यू विल डेफिनेटली अचीव योर और अटेन योर गोल्स एंड एम्बिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे दिस फॉर द वेरी बेसिक वन, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी लिख लोगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बट अगर एग्जाम में आए जस्ट पॉइंटर जो भी मैंने हाईलाइट किया, जो 3-4 वर्ड्स वही आप लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिर से। नाउ हियर आर सम मोर टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू टू मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक इन द लॉन्ग रन, यानी कि और कुछ वेज है, यानी कि सो द अर्लियर वंस विद द मेंटल वन, यानी कि सोचना या फिर प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करना, बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल, वो था मेंटल। बट
फिजिकली आप क्या करोगे, यानी कि फिजिकल एफर्ट, एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, ये सब। फिर ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, यानी कि अपने स्कूल लाइफ को भी हैंडल करना अच्छे से, बैकलॉग्स मत रखना, काम को टाइम पे कंप्लीट करना। उसके बाद फिर एडिक्वेट स्लीप, यानी कि नींद अच्छे से लो। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मैं नहीं सोऊंगी, आई विल जस्ट कंप्लीट माई वर्क, बट दैट्स नॉट ट्रू। योर माइंड ऑल्सो नीड सम, योर ब्रेन ऑल्सो नीड सम रेस्ट, इसीलिए सोना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉलीडेज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। समटाइम्स योर लाइफ स्टार्ट्स टू फील वेरी मच मोनोटनस, यानी कि वही सेम साइकिल हो रहा है। उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वापस आ रहे हो, काम कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, गुस्सा हो रहे हो, दुख हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे यू स्टार्ट टू फील वेरी मच मोनोटनस, यानी कि लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। तो उस टाइम पे ट्रिप्स, हॉलीडेज या फिर जस्ट बाहर निकल के टहल के आना भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू हैव अ फ्रेश माइंड एंड रिलैक्स एंड रिलीज ऑल योर एनजाइटी एंड वरीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इट विल हेल्प यू टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल अबाउट इंटरव्यू कि आप कैसे करोगे इंटरव्यू में, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। नाउ स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर टूडेज जनरेशन। स्ट्रेस सबको है, किसे नहीं है, राइट? तो स्ट्रेस क्या है? बेसिकली स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, अनॉयड एंड होपलेस, यानी कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे यू कैन से दैट यू हैव स्ट्रेस एंड यू हैव सिंक्ड इन विद द फैक्ट कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है और वी आर स्ट्रेस। फिर कोई चीज़ जो आपको अपसेट कराए, जो आपको अनॉय करे, जो आपको होपलेस फील कराए, वो चीज़ आपकी होती है स्ट्रेसफुल, ठीक है। नाउ सम ऑफ द वेज टू मैनेज स्ट्रेस आर गिवन बिलो, यानी कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें वो हमें नीचे बताया गया है। तो फर्स्ट इज स्टे पॉजिटिव एंड एनालाइज, यानी कि फिर वही चीज़, पॉजिटिव रहो, सोचो वही, करो वही, ठीक है। पॉजिटिव करना चाहिए, रहना चाहिए वही। देन मेंटेन एन अकम्पलिशमेंट शीट, यानी कि जब आप होपलेस होते हो, यानी कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, यू हैव लॉस्ट ऑल योर होप्स, तो उस टाइम पे जो भी आपने पास में कुछ गेन किया हो, कुछ आपने अकम्प्लिश किया हो, तो उन सब का जो डेटा है, उन सब का जो एक रिकॉर्ड है, अगर आप वो मेंटेन करोगे तो उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको एक मोटिवेशन आएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा कि ओके लाइक मैंने ये पहले कर लिया था एंड आई कुड गेन अकम्प्लिश दिस थिंग, तो मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे अकम्प्लिशमेंट शीट हेल्प्स and gives you reassurance कि okay you are not done right here, you have many more things to achieve, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, यानी कि वही सेम थिंग, प्रेजेंट में रहो। ये मत सोचो कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई वोंट हैव, व्हाट आई विल हैव, वो सोचने से बेटर है कि आप प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट पे फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट, यानी कि बात करो लोगों से, अपनी जो भी दुख है, दर्द, पीड़ा जो भी है आपकी, वो सारे शेयर करो। शेयर करने से दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा, यानी कि ध्यान लगाओ, योगा करो, माइंडफुल रहो, काम रहो, पीस रखो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ अकॉम्प्लिशमेंट्स हमने देख लिया था, तो यही सारी चीज़ें थी। दिस वर द वेज टू मेंटेन योर पॉजिटिव आउटलुक एंड मैनेज स्ट्रेस एंड थिंग। एंड नाउ वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड या प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, दिस इज नॉट एट ऑल यूजफुल, वी विल जस्ट स्किप दिस, बट अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है इम्पॉर्टेंट। एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। तो चेक योर प्रोग्रेस, ये आपके लिए है, यू कैन जस्ट डू इट वंस एंड लेट मी नो कि कैसा गया आपका ये सेशन। एंड या वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सेल्फ कंट्रोल में पहला था हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसमें हमने देख लिया कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव कैसे रहे, क्यों रहना चाहिए, व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज इट। एंड द सेकंड वन वाज रिजल्ट ओरिएंटेशन, तो अब हम रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू अचीव देम, यानी कि जब एक इंसान को पता हो कि उसके लाइफ में कौन से गोल्स इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जब वो हर कोशिश करता है उसे अचीव करने की, उसे गेन करने की, तो हम उसे कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन। यानी कि अगर कोई इंसान है, सपोज वी हैव कुमार, अगर कुमार को सपोज प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनना उसका गोल है, राइट। तो वो गोल क्यों इम्पोर्टेंट, वाई डज ही वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, और उससे क्या होगा, या फिर क्या क्यों उसे करना है, या फिर कैसे वो करेगा, व्हाट, या फिर हाउ, तो वो सारी चीज़ें आपका आता है
रिजल्ट ओरिएंटेशन में, यानी कि आपके जो स्टेप्स होंगे, आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने स्टेप्स लोगे तो वो उसे हम कहेंगे रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप खुद को ओरिएंटेट करोगे, आप खुद को कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वो होता है आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। नाउ तो इसमें फोकस जो है वो आउटकम पर होता है rather than the process that has been used to produce a product or deliver a service, यानी कि आउटकम ओरिएंटेड ये प्रोसेस होता है ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। नाउ हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि हम कैसे करें खुद को रिजल्ट से ओरिएंटेड, हम कैसे खुद को कंस्ट्रक्ट करें कि हम उस रिजल्ट पर पहुंच सके। तो उसके लिए है आपके पास फर्स्ट वन इज सेट क्लियर गोल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, इट थिंक्स कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। तो उस टाइम पे जो है हमारा जो गोल है वो कहीं ना कहीं एक सेट गोल नहीं होता है। तो उस टाइम पे वी जस्ट एम्बल यानी कि जस्ट ऐसे घूमते रहते हैं, क्या करेंगे, है ना, क्यों करेंगे, जस्ट भटकते रहते हैं। तो वो भटकने से बेटर है कि आप एक गोल लो, क्लियर गोल लो और उसके ऊपर अच्छे से काम करो। ठीक है। सेकेंड इज प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, यानी कि गोल है, ठीक है, पहला गोल क्या था, प्रोफेसर बनेंगे हमारे रवि सर, तो प्रोफेसर बनने का वो उसका गोल है। नाउ एक्शन प्लान कैसे होगा कि उसे क्या क्या करना होगा, उसे कौन सी डिग्री लेनी होगी, उसे कहाँ से पढ़ना होगा, उसे कौन से नेटवर्किंग करनी होगी लोगों से, उसे क्या क्या सीखना होगा, इंटर्नशिप्स हो गई या फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हो गई, क्या क्या क्राइटेरिया है होने के लिए, तो वो सारा है उसका एक्शन प्लान। नाउ नेक्स्ट इज ये सारे उसी में चेंज आ जाता है कि क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज यूज़ द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट होगा, जैसे भी आप उसको एक्शन में लाओगे तो उस टाइम पे सही चीज़ों का यूज़ करें। यानी कि अगर प्रोफेसर बनना है रवि को तो उस टाइम पे उसको अच्छे अगर टीचर से वो पढ़ेगा, अच्छे लोगों से अगर वो मिलेगा तो उसी टाइम पे वो प्रोफेसर बन पाएगा। लेकिन अगर वो किसी वेरी मीडियोकर या लो लेवल स्कूल से डिग्री यूनिवर्सिटी ले रहा है तो उस टाइम पे उसको फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती है। तो उस टाइम पे वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड सच मीडियोकर और बेसिक। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट विथ मेंटर्स एंड पीयर्स, यानी कि आपके जो भी ट्राइब के हैं, यानी कि सपोज रवि एक प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहता है, सेम वे देयर मे बी अदर पीपल हु आल्सो वांट टू परस्यू देयर करियर इन द प्रोफेशनल और एकेडमिक एरिया। तो उस टाइम पे अगर वो उनसे कन्वर्सेशन करेगा या फिर उनसे मिलेगा, घुलेगा, तो उस टाइम पे ही विल हैव अ ट्राइब, यानी कि उसकी तरह के लोगों से मिलेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसे पहुंचने का जो मोटिवेशन है वो और भी बढ़ सकता है एंड ही विल बी मोर एफिशिएंट इन हिज जर्नी। नेक्स्ट इज मेक अ कैलेंडर, यानी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कौन सी डेट्स है, कब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है, उसका सारा कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट एंड प्लानिंग एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। एंड द वेरी लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दैट कि वर्क हार्ड। ये सब तो ले लिया, लेकिन अगर आप सो रहे हो ये सब करके देन यू विल नेवर अचीव और आवर रवि सर विल नेवर बी द प्रोफेसर, राइट। तो उसे काम भी करना पड़ेगा, यू विल नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। ठीक है। नाउ गोल सेटिंग, एक था रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि रिजल्ट की तरह हमें यानी कि रिजल्ट डिसाइड करके उसकी तरफ हमें खुद को कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी तरफ खुद हमें वर्क करना है। एंड अदर वन इज गोल सेटिंग, यानी कि जो रिजल्ट है, जो गोल है, उस गोल को कैसे सेट करें, यानी कि मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा गोल है, उस गोल को कैसे पहचाने, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर गोल, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। तो गोल सेटिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, हाउ टू अचीव इट एंड हाउ डू वी मेजर आवर सक्सेस, यानी कि मुझे क्या करना है, कैसे करूँगी मैं, एंड मुझे क्यों करना है, वो मुझे मेरा गोल ही कह पाएगा, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है एक स्मार्ट एक्रोनिम विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, measurable, action oriented, and we have realistic and timely. We will go one by one. तो स्पेसिफिक यानी कि जो मैंने पहले कहा था कि एक गोल ले लो, वन गोल यू शुड टेक एंड जस्ट फोकस ऑन इट वेरी इन अ वेरी गुड वे। ऐसा नहीं हो कि 10 गोल लेके बैठे हो लेकिन कोई क्लियर है ही नहीं, कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, तो दैट इज़ इन फ्यूटाइल, दैट इज़ टोटली यूजलेस। नेक्स्ट इज मेजरेबल, यानी कि कुछ ऐसा गोल लो जिससे आप मेजर कर पाओ कि ओके लाइक आई एम 50% डन विद दिस गोल, आई एम 100% डन विद दिस गोल, या फिर आई एम वेरी मच क्लोज टू माई गोल। अगर आप कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जो मेजर ना किया जाए, यानी कि सक्सेस रेट बहुत कम हो या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो मेजर करने का, तो उस टाइम पे आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो सकता है, बिकॉज
इट माइट टेक वेरी लॉन्ग फॉर यू टू अचीव योर गोल। तो उस टाइम पे मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम पे आपने कितना कर लिया है वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, राइट। तो मेजरेबल गोल्स रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जो चीज़ आप कर पाओ। एक्शन ओरिएंटेड यानी कि जो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जिस पे आपको एक्शन देना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें ना हो। डू नॉट टेक सच थिंग्स विच नॉट नीड एनी एक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ मत लेना जिसमें एक्शन आप ना करके भी कर लो, क्योंकि उसमें आप लेजी पड़ जाओगे। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक, यानी कि अटेनेबल, वो अच्छा हो, अटेन करने लायक हो। ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में पूरा सिलेबस करने को बैठ जाओ, लेकिन 1 घंटे के बाद ही आप सो जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, देन यू विल जस्ट वरी, यू विल हैव एंजाइटी, यू विल हैव स्ट्रेस, एंड आपकी पॉजिटिव थिंकिंग गई पानी में, राइट। तो रियलिस्टिक यानी कि कम चीज़ें रखो, लेकिन रियलिस्टिक रखो कि एक दिन में 2 चैप्टर इज सफिशिएंट, राइट। नाउ टाइमली, यानी कि डेडलाइंस रखो। ऐसा ना हो कि आपने गोल रखा कि मैं प्रोफेसर तो बन जाऊंगा, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, लेकिन कब, कितने सालों में। अगर आपने कोई सर्टेन डेडलाइन नहीं रखी है, तो उस टाइम पे आपका जो पूरा टाइम पीरियड है वो स्ट्रेच ही होता जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट पढ़ लेना। हाई मार्क्स हो गया, 5 मिनट्स पर डे हो गया, 3 आवर्स में ट्रैवल करना हो गया। दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, नॉट एट ऑल यूजफुल, वी विल जस्ट स्किप इट and check your progress. You can just do it once. अगर MCQ है which is in the later part, I will do it, but ये सारे examples and practice you should do it by your own, तो फिर आपको ज़्यादा fruitful मिलेगा ये, ठीक है। Now we will move forward. Okay, now the third part is self awareness. Positive thinking था हमारा फर्स्ट, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग था, वो हो चुका है। उसके बाद हमारा था रिजल्ट ओरिएंटेशन, और अब हम पहुंच चुके हैं सेल्फ अवेयरनेस में, यानी कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, एम आई डूइंग इट राइट इन द रॉन्ग वे, और एम आई डूइंग समथिंग वेरी, और आई एम डूइंग समथिंग वेरी मच रॉन्ग। तो वो होता है खुद के स्टेप्स के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। दोज आर नोन एज, दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड्स, डिजायर्स, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग, यानी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके सेल्फ अवेयरनेस में, ठीक है। नाउ when one becomes self-aware, the person starts to become aware of everything and looks at things, situations objectively, यानी कि जब आप खुद जान जाते हो कि ओके लाइक आई एम हियर, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हूँ और मैं ये फील कर रहा हूँ, और मुझे ये फील करना चाहिए था या फिर ये फील करना नहीं चाहिए था। तो उस टाइम पे आप जो चीज़ें गलत है, द वंस विच आर रॉन्ग, यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड मेक देम राइट, और जो सही चीज़ें हैं आप उस पर और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करोगे, तो आपका जो इन टोटल जो एफिशिएंसी है, जो चांसेस है ऑफ सक्सेस के, वो भी आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ स्टेप्स टूवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आप सेल्फ अवेयरनेस कैसे अटेन करोगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस, यानी कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी मच स्ट्रेस, यू आर वेरी मच हैविंग यू आर हैविंग एंजाइटी, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, तो उस टाइम पे योर इमोशन इज स्ट्रेसफुल, यू आर नॉट हैप्पी। तो उस टाइम पे इट मीन्स कि आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, द वन विच यू आर डूइंग, द प्लेस वेयर यू आर इज नॉट राइट फॉर यू एट ऑल, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप इज टू ट्रैक योर फीलिंग्स, यानी कि क्या आप हर दिन ऐसा फील कर रहे हो या फिर बस कुछ 1-2 दिन मंथ में या फिर साल में आप ऐसा फील करते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब काम बढ़ जाता है, इवन इफ़ यू लाइक समथिंग, आपको फुटबॉल पसंद तो है, आपको फुटबॉल पसंद है, आप उसको खेला एंजॉय करते हो, लेकिन जब आपको कोई टेस्ट मैच हो जाए या फिर कोई मैच हो जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम पे यू स्टार्ट टू फील वेरी मच एंजाइटी, आपको वरी होता है। तो उस टाइम पे for just that one particular day, you cannot say कि I do not like football, you do like football, but just for that match and for particular one day, you might feel worry because of a very much liking thing, ठीक है। Now next is third step for practicing self awareness is once practice to areas of life beyond to personal फीलिंग्स, यानी कि फील करो, उस पर आप वर्क करो, और आपके साथ में आपके आसपास जो घट रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर भी आप फोकस करो, एंड यू ट्राई टू expand the scenario and try to look for the positive things in them as well. Okay, so these were the 3 important parts of self control, which were positive thinking, result orientation and self awareness. So first part जो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा ईजी है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
एंड हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट पार्ट विच जो हो चुका है, जो मैंने समझा दिया, दैट वाज वेरी इजी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी कर लोगे। लेकिन जो सेकेंड पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो अ बिट tough for you if you don't have a very much clear idea about the thing, but trust me, just follow me for the next few seconds, you will have everything clear in your mind. ठीक है? So personality क्या है? It is a cluster of thoughts, feelings and behavior that make a person unique and different from others. यानी कि आपके सपोज दो लोग हैं, ठीक है, अगेन अमन एंड अक्षत, तो अमन और अक्षत के जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, बिहेवियर्स है, क्या वो सेम है? नहीं, राइट, वो सेम नहीं है। अमन के फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स अलग है और अक्षत के भी फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर अलग है। तो ये जो क्लस्टर ऑफ थॉट्स, जो डिफरेंट, जो सोचने की जो वे प्रोसेस है, जो फीलिंग्स है या जो बिहेवियर है, इनका जो क्लस्टर जो डिफर करता है एज पर पर्सन, उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी। यानी कि विद डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी, यानी कि उनका डिफरेंट थॉट होता है, डिफरेंट फीलिंग होता है और दे हैव डिफरेंट बिहेवियर्स। समटाइम्स यू माइट फाइंड कि सेम पर्सनालिटी, यानी कि कभी कभी सिमिलर ट्रेट्स मिलते हैं, यानी कि अमन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दे बोथ हैव अ काइंड ऑफ सिमिलर पर्सनालिटी, बट दो इंसान कभी भी एकदम बहुत ज़्यादा सेम पर्सनालिटी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी डिफरेंसेस और थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक दूसरे से हमेशा वो अलग रहते हैं। Now, personality development is the development of an organized pattern of behavior and attitudes that make a person distinctive. यानी कि ये विथ टाइम और विथ प्लेस और विथ पीपल आपका डेवलप होता है और वो चेंज होते रहता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो, अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में हो, अगर आप अच्छे कंट्री में हो या फिर अच्छे लोगों के साथ हो, तो आपका जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग शेप होता है। जैसे जिसके साथ आप रहोगे, जिसके साथ आपकी संगति है, आप वैसे ही बन जाते हो। तो ऐसा नहीं कि बचपन से ही आपकी सेम रहती पर्सनालिटी, इट डेवलप्स, इट चेंजेस, बट कुछ चीज़ें सेम रहती है, बट इट डेफिनेटली डेवलप्स बाय टाइम, with place and with people. ठीक है? Now there are 5 parameters that describe an individual's personality and they are called the big 5 factors या फिर 5 factor model। यानी कि जो भी पर्सनालिटी है आपकी, वो मेजर 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है और वो 5 चीज़ें हैं 5 फैक्टर मॉडल या फिर बिग 5 फैक्टर्स, और वो होते हैं या फिर बिग 5 फैक्टर्स, और वो है ओशन, जो समुद्र वाला ओशन है, दैट इज इट इज़ एन एक्रोनिम, यू कैन जस्ट लर्न इट विद दैट। तो पहला है OCE और N। ठीक है, तो O से आता है आपका ओपननेस, यानी कि आप कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो। नाउ वन थिंग यू शुड नो इज़ कि ये जो 5 चीज़ें हैं, इन पाँचों के रेंजेस होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम और जो लोएस्ट है, यानी कि इधर हम एक्सट्रीम मान लेते हैं और इधर सबसे ज़्यादा लोएस्ट। तो इन पाँचों में हमेशा क्या होता है, एक्सट्रीम और लोएस्ट का वेरिएशन आता है। तो अगर हम कहें कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड है, तो वो यहाँ पे लाई करता है। अगर वो ओपन माइंडेड नहीं है तो वो लोअर साइड में डिपेंड करता है, और अगर वो मिडिल में है, यानी कि कर लेता है, नहीं भी करता, तो फिर वो मिड में आ जाता है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि अगर कोई ओपन माइंडेड है तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ रेंज ऑफ दी सर्टेन दीज 5 फैक्टर्स, यानी कि either the person can lie in this area, बहुत ज़्यादा है तो, अगर वो मिड में है तो थोड़ा बहुत है, अगर वो लो में है तो मतलब वो ओपन माइंडेड नहीं है। सेम वे C stands for consciousness, यानी कि आप कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने खुद के साथ, तो वो भी आपका डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी बढ़ाने में। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो वो आएगा एक्सट्रीम साइड में, अगर वो थोड़ा बहुत है तो लोअर साइड में, और अगर ठीक ठाक है तो मिड में आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन, यानी कि एक्सट्रोवर्ट है ना, हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी कि कितना ज़रा आप ओपन माइंडेड हो, कितना ज़रा आप घुल मिल सकते हो, कितना ज़रा आप गलीबल हो या फिर आप ग्रिगेरियस हो, तो उसे कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। अब देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्शन में हो, इसका मतलब है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रोवर्शन नहीं हो, इट मीन्स दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट और आप लाइक करते हो लोअर साइड में। लेकिन अगर आप बोथ हो और इसका मिक्स हो, देन यू आर एन एम्बीवर्ट। अगर आप दोनों को मिला के चलते हो, देन यू आर एन एम्बीवर्ट, तो बीच में लाइक करते हो। सो यू सी राइट कि इन तीनों का
कहीं ना कहीं प्ले है और इन तीनों का रेंज होता है। कोई बहुत ज़्यादा ओपन हो सकता है, साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट ना होकर इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो इसका हमेशा एक ऐसे पैटर्न बनता है और ये हमेशा उस पैटर्न में मिल के एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सनालिटी फॉर्म होती है। ई से हो गया। नेक्स्ट इज हमारा एग्रीएबलनेस, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा एग्री कर सकता है दूसरे लोगों के साथ। कई बार क्या होता है, पीपल वेरी ईजिली एग्री और गेट इनटू वंस वर्ड्स, वही दूसरी और कुछ लोगों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगेन देयर इज अ रेंज, यानी कि अगर एग्रीबलनेस है तो बहुत ज़्यादा एग्री करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड में हो, अगर नहीं करते हो तो लो साइड में हो, और ठीक ठाक सा है तो मिड में हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज न्यूरोटिसिज्म, यानी कि इट बेसिकली मीन्स नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स रहती है कि अगर आपके साथ अच्छा भी है लेकिन आपको नेगेटिव होने का अगर डर है कि मेरे साथ ये हो सकता है, आई माइट बी दिस, आई माइट बी दैट, ये हो सकता है वो हो सकता है, देन दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोटिसिज्म, यानी कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, उनके बारे में वरी करना या फिर उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, तो वो शो करता है आपका न्यूरोटिज्म का साइन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 फैक्टर मॉडल। वो था आपका ओशन, राइट। ओशन में आपका क्या क्या है, इन पांचों का रेंज है और एज पर द रेंज ऑफ दीज 5 आपके जो डिफरेंट पर्सनालिटी है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड इसके बाद हमारा आता है ओके, सो कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गया है, क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। जब इन पर्सनालिटी में थोड़े से नेगेटिव साइड ज़्यादा आते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ ज़्यादा शो करने लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी एंड रिजिड आर नोन एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि जब उन्हीं पर्सनालिटी में सपोज एक इंसान था, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा। ठीक है, वो इवन तो उसके साथ अच्छा हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव रहने लगा, तो उस टाइम पर उसकी पर्सनालिटी जो है वो डिग्रेड होने लगी और उससे कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होने लगा। ठीक है, अब वो कुछ ना कुछ कौन से डिसऑर्डर है, कौन से टाइप्स के हैं, तो वो वेरी करते हैं और हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस है, क्लस्टर ए बी सी, और क्लस्टर ए के अंदर आपका आता है 3 टाइप के डिसऑर्डर और वो है आपके नीचे। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, हम इसे स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट क्लस्टर इज ऑफ सस्पिशियस, यानी कि अगर किसी के साथ किसी ने धोखाधड़ी की है तो अब वो सस्पिशियस रहेगा। वो इंसान क्या करेगा, वो उसके साथ ट्रस्ट का जो है वो कम हो जाएगा, उसका जो ट्रस्ट है लोगों पे वो कम हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है या जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसको वो मिस इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो सस्पिशियस के अंदर आपका पहला आता है पैरानॉइड, यानी कि डिस्ट्रस्ट। इवन तो आपका पार्टनर है, आपका जो फैमिली मेम्बर है, आपका फ्रेंड है, लेकिन आप उस पर भरोसा बहुत कम करते हो, यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रस्ट। तो जब डिस्ट्रस्ट ज़्यादा है देन यू आर अ पैरानॉइड पर्सनालिटी 1। फिर आता है स्किज़ॉइड इज बेसिकली डिटैचमेंट, यानी कि आपको धोखा दिया किसी ने, अब आप उसके साथ नहीं रहते हो, यू जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन, देन यू आर डिटैच फ्रॉम दैट पर्सन। तो डिटैचमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट इज स्किज़ोटाइपल, यानी कि इसमें क्या होता है, जब किसी ने आपको धोखा दे दिया, आप उससे दूर हो गए, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते, उसके बाद क्या होगा, आपको वो फियर रहेगा। ठीक है, इवन दो आपका एक फ्रेंड है, उसने आपको कुछ अच्छा कहा कि कम फॉर माई बर्थडे पार्टी, कम फॉर माई बर्थडे पार्टी, उसे पार्टी में बुलाया, लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन आपने इंटरप्रेट कैसे किया कि वो शो ऑफ करना चाहता है, वो आपकी धज्जियाँ उड़ाना चाहता है पार्टी में। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपने उस चीज़ को, उस इन्विटेशन को भी आपने मिस इंटरप्रेट किया है। क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपके नेगेटिव जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो आपके सेटल डाउन हो चुके हैं और आप अच्छी चीज़ों को भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यानी कि इसकी वजह से आपका जो फ्रेंड था वो भी आपसे डिस्टेंट रहेगा, आप भी लोगों से नहीं मिलोगे, लोग भी आपसे नहीं मिलेंगे, तो आपके साथ में फ्रेंड्स, फैमिली, अदर पार्टनर्स आपको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सस्पिशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो वो थे पैरानॉइड, स्किज़ॉइड एंड स्किज़ोटाइपल। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफ क्लस्टर बी, इसमें आता है आपका इमोशनल और इम्पल्सिव, यानी कि इमोशनल ज़्यादा हो गए, फिर इम्पल्सिव ज़्यादा हो गए, तो उस पर आता है आपके 4 मेजर टाइप के डिसऑर्डर। तो उसमें क्या है, तो उसमें सबसे पहला है आपका एंटी सोशल, यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है, इन लोगों को जो है लॉ, कानून, ये जो नियम है उनको तोड़ना बहुत पसंद है, यानी कि उनको जो है लॉज का फियर नहीं होता है और उनको तोड़ने के बाद कोई गिल्ट भी नहीं होता है।
यानी कि दे डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जस्ट दे फाइंड इट वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटिंग टू ब्रेक द लॉज, और उनको तोड़ने के बाद उनको गिल्ट भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे जो है जो मेन की वर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि बाकी जो है वो सेम है, बट जो मेन डिफरेंस है वो यही कीवर्ड्स में आपको शो होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है, लो सेल्फ वर्थ, यानी कि जो इंसान है अगर किसी को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसको जो है उसका सेल्फ वर्थ, उसको जो खुद की जो अहमियत है वो उसको महसूस नहीं होती है। ही और शी थिंक्स कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, आई एम वेरी मच होपलेस, आई एम यूजलेस। तो उसमें जो है उनको सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा गलीबल है, यानी कि आसानी से किसी की बात में फंस सकता है, क्योंकि इमोशनल वाला है ये क्लस्टर, राइट, क्लस्टर बी वी आर डूइंग विच इज़ इमोशनल इम्पल्सिव। तो इमोशनल ज़्यादा होगा तो कोई ऐसे कोई एक्टिंग करेगा रोने की तो वो बेचारा उसमें फंस जाएगा और मान लेगा कि हाउस में, और वो मान लेगा कि हाउस में, और वो मान लेगा कि हाँ कि उसको कुछ सच में दुख या दर्द है, राइट। तो गलीबल हो गया एक, या फिर ओवर एक्ट कर लिया, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, तो ये आता है आपका हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट इज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। द पर्सन इज ईगोटिस्ट, यानी कि जो पर्सन है वो सोचता है कि मैं ही महान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और वो हमेशा खुद को ही प्रेज करता है, या फिर जिसने जो अचीव किया हो वो उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने में लगा होता है कि देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने वो किया है। तो उस टाइम पे द पर्सन इज वेरी मच सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, तो ये था आपका क्लस्टर बी विच वॉज ऑफ इमोशनल एंड इम्पल्सिव वन। एंड नेक्स्ट इज एंशियस विच इज क्लस्टर सी, और यहाँ पे आपके हैं 3 टाइप्स के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ट्रेट्स। तो ये है आपका फर्स्ट वन, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट है, इवन दो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, लेकिन वो इंसान जितना हो सके उस चीज़ों से क्या करेगा, दूर रहेगा, एंड ही विल और शी विल अवॉइड द थिंग्स। तो उनके अंदर अवॉइडेंस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि वो एम्बैरेस फील कर सकते हैं, अनअपीलिंग हो सकते हैं, या फिर इनैप्ट हो सकते हैं, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे किसी इंसान को, किसी चीज़ को, तो वो अवॉइडेंट या अवॉइडेंस ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि ये जो लोग हैं ये दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, कि अगर उनको कुछ ड्रेस भी पिक करनी है, कुछ करना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं लाइफ के, तो वो हमेशा खुद पे भरोसा करे बिना दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, कि दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान मुझे बता देगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या है, दूसरे लोगों की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि OCD वाला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों को होता है ये चीज़। तो इसमें क्या है, जो अटेंशन है, जो डिटेल्स है, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेकुलियर है। लाइक ऑर्डर में अगर किसी चीज़ को रखना है, अगर कोई चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी है तो उसे भी वो सीधा करके रख देंगे, तो वो होता है आपका OCD वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी 3 क्लस्टर्स। 3 क्लस्टर थे और उन तीनों का जो है सब पार्ट हमने देख लिया है। एंड नाउ कम्स द पार्ट की स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स तो है, मुझे OCD है, मुझे ये है, मैं अवॉइडेंट हूँ, मैं एंशियस हूँ, लेकिन उसे ओवरकम कैसे करें, यानी कि नेगेटिव चीज़ों की वजह से वी बिकेम एंड हैड अ डिसऑर्डर, बट हम उसे चेंज करके ठीक भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टॉक टू समवन, यानी कि आप किसी और से बात करो, टॉक टू समबडी, टॉक टू पीपल, बी ओपन, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर प्रॉब्लम्स। तो उस टाइम पे आपको जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी कम होगी, एंड यू कैन थिंक मोर क्लियरली एंड ओवरकम योर डिसऑर्डर्स एंड योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर वेरी मच रिलेटेड। अगर आप फिजिकली अनफिट हो तो मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। दैट इज़ वाई यू नीड टू बी फिजिकली फिट इन योर लाइफ। तो उससे क्या होगा, आपका जो मेंटल फिटनेस है वो भी आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी करिए कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी करिए कॉन्फिडेंस से करिए, तो फिर आपकी चीज़ें अच्छी ही होंगी। डरिए मत, वरी करेंगे तो चीज़ें खराब ही जाएंगी। ठीक है, एंगेज इन हॉबीज। हॉबीज आर द थिंग्स विच हैव एंड लेट यू हैव अ सेंस ऑफ पीस एंड कामनेस एंड योर हैप्पीनेस, राइट। तो उस टाइम पे खुश रहना, खुद को पीस दिलाना, खुद को काम रखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो होगा आपके हॉबीज से। तो हॉबीज को ज़्यादा करना शुरू करिए। लास्ट वन इज द वन विच वी स्टार्टेड विथ इज दैट स्टे पॉजिटिव, यानी कि जो भी हो जाए पॉजिटिव रहिए। भली चीज़ें गलत हुई थी, लेकिन जो आने वाला है वो अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है। तो उस टाइम पे पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें अच्छी ही आपके साथ जाएंगी।
ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली यूजलेस, तो वी विल जस्ट स्किप इट. एंड ओके, सो हमारा आता है एक वार्म अप सेशन, तो हम उसे करेंगे बिकॉज इट इज़ MCQ. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. ठीक है, तो पर्सनैलिटी कैसे दिखाएंगे हम. 5 फैक्टर मॉडल विच वॉज OCAN ओशन, तो उसमें ओपननेस आता है, न्यूरोटिसिज्म आता है, एग्रीबलनेस आता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है. सो द ऑप्शन इज A. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज बाय एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं ही महान हूँ, मैं ही अच्छा हूँ. क्या है वो? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. Ravi has feelings of emptiness, abandonment and stuff. And what type of personality is this? So this is borderline, यानी कि उनको सेल्फ वर्थ बहुत कम लगता है, उनको लगता है कि मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, राइट. मोना इज हेल्पिंग अ सिस्टर टू ओवरकम अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. व्हाट शुड शी डू? तो उसको, अगर आप किसी को हेल्प करो किसी डिसऑर्डर से बचने के लिए, किसी से निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो? तो टॉक टू अ सिस्टर, यस. तो टॉक वाला हम देखा था, टॉक कर सकते हो. एंगेज इन हॉबीज, डेफिनेटली. हेल्प हर बिल्ड कॉन्फिडेंस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर. ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सेकेंड चैप्टर, सेल्फ कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. एंड आई होप द थिंग्स आर क्लियर. एज आई सेड कि पार्ट 1 वॉज वेरी मच ईजी, पार्ट 1 वॉज ईजी, बट पार्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज जो डिसऑर्डर के जो टाइप्स है उस पर डिफरेंसेस क्या है, उसके जो कीवर्ड्स है आई हैव ऑलरेडी मेंशन. जस्ट रिमेंबर इट एंड उसी से आंसर लिख देना, आपके काम चल जाएगा. एंड यस, अगर आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द comments. If you enjoyed watching this video and found this video very much helpful, then like the video, subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Till then, take care and bye.